कानून लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अब 181 हो जाएगी। इस बीच महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने इसे बिना ओबीसी आरक्षण के अधूरा बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पेश किया था। उस वक्त भी वो उनके साथ खड़ी थी। उमा भारती का कहना है कि ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं होने के कारण बिल को वापस लेने की मैंने बात कही थी। मैंने पार्टी के हर मंच पर यह मुद्दा उठाया है जिस पर अटल और आडवाणी जी का समर्थन मिला है। अब उमा भारती ने इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आज ये प्रावधान नहीं हुआ तो मैं खुलेआम विरोध करूंगी। 1996 में देवेगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय पे जैसे ही वो प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, मैं साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि बिल का ड्राफ्ट उसी समय हम लोगों के सामने पेश हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इसमें एसटी, एससी और ओबीसी का स्पष्ट नहीं करते हैं, तब तक आप इस बिल को वापस ले लीजिए। और मैंने ये भी कहा कि एसटी और एससी को तो आप संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दे देंगे, लेकिन ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। इसलिए इसमें ओबीसी का प्रोविजन करिए और इस बिल को वापस लीजिए। देवेगौड़ा जी ने मेरा सम्मान किया और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरी पार्टी के लोग भी नाराज हो गए और पूरा सदन नाराज हो गया। लेकिन अचानक सदन दो हिस्सों में बंट गया इसी बात को लेके। और जब सदन में हंगामा हो गया, अटल जी हमारे नेता थे, हम बाहर आ गए तो मेरे साथ जॉर्ज आ गए, मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग आ गए, नीतीश कुमार जी आ गए, और हमारी पार्टी के लोग भी, पिछड़े वर्गों के जो सांसद थे वो मेरे पास में आ गए। और अटल जी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया बेटा। तो मैंने उनको बताया कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी इस बिल में उसका प्रोविजन नहीं होना, ये देश की महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जब आरक्षण में एक विशेष आरक्षण हो ही रहा है, तो फिर इसमें हम वो प्रोविजन भी कर सकते हैं। और आबादी के अनुपात में और रिजर्वेशन के अनुपात में हम ओबीसी को मंडल कमीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया कि जो मंडल में मुस्लिम जातियाँ भी लिस्टेड हो गई हैं पिछड़ों में, उनकी महिलाओं को भी इसमें जगह मिल सकती है। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ तो महिला आरक्षण बिल को आज सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन उमा भारती को इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर एतराज और उनका यह मानना है कि जब तक ओबीसी को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है तब तक इस बिल के मायने नहीं है और वो इसका विरोध करेंगे। इसी पर बातचीत करते हैं। चेतन सेठ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चेतन, एक तरफ तो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, लेकिन उमा भारती ने अपने एतराज को जता दिया और उन्होंने कहा कि हम खुलेआम इसका विरोध करेंगे, और आज उस बात को वो कहती हुई भी नजर आई। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को, और उमा भारती जो बात कह रही है उसके क्या मायने हैं? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से उमा भारती ने आज बिल पेश हुआ और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर अपनी एक बड़ी जीत मान रही है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से ये बिल बेहद ही महत्वपूर्ण है महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए। तो बीजेपी एक तरफ बड़ी जीत मांग रही है, दूसरी तरफ इसको फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसका विरोध कर दिया है। उमा भारती ने साफ कहा है कि 1996 में जब देवेगौड़ा जी की सरकार थी तो उन्होंने अपने बात का पक्ष रखा था और उन्होंने तब भी मांग की थी कि इस बिल में ओबीसी आरक्षण दिया जाए, एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण दिया जाए तो ही ये बिल पास होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने उमा भारती की बात पर सहमति जताई थी, लेकिन बीजेपी के कई नेता और सांसद उमा भारती का विरोध करते उस समय भी नजर आए थे। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव की जो गठबंधन की जो पार्टी थी, उस पार्टी के सांसदों ने उमा भारती का समर्थन किया था। लेकिन अब बीजेपी आज एक बड़ी जीत मान रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उमा भारती तमाम अब चुनाव के लिहाज से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। तो इन यात्राओं में उमा भारती को तवज्जो नहीं दी जा रही, पहला वजह। दूसरी वजह यह कि देश भर से तमाम नेता मध्य प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन उमा भारती को नहीं पूछा जा रहा, यानी कि बीजेपी ने उमा भारती को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। यही कारण है कि उमा भारती ने आज बिल का पूरी तरह से विरोध कर दिया और उमा भारती ने सीधी ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, उसमें संशोधन की मांग की। अगर संशोधन नहीं होता तो उमा भारती आगे वाले समय में उग्र आंदोलन भी कर सकती हैं। तो सीधी चेतावनी दे दी, क्योंकि उमा भारती लेकिन चेतन, इसमें अब दो चीजें समझना चाह रहा हूं। पहला तो चेतन थोड़ा सा दर्शकों को यह समझाएं कि
एक तो उमा भारती की को लेकर के जो बात आप अभी बता रहे हैं, या प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां इस समय हैं जिसमें उमा भारती दिख रहा है कि एक तरह से साइडलाइन है, अपनी बातों को वो कह रही, क्या ये वो टीस निकल रही है जिसको बड़ा खुल करके वो कहती हुई नजर आई? और दूसरा ये है कि अगर उमा भारती जो बात आप कह रहे हैं कि अगर इस बात को नहीं माना जाता है, ये संशोधन अगर नहीं होता है, तो फिर वो कोई बड़ा आंदोलन कर सकती हैं, इसका इंपैक्ट बीजेपी पर क्या होगा? दोनों ही प्रश्नों के उत्तर। देखिए, उमा भारती का बयान साफ है। उस बयान से माना जा सकता है कि उमा भारती बीजेपी का अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार पे भी तंज कसा है, शिवराज सरकार पे जिस तरीके से लाडली बहनाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पैसे देने से कुछ नहीं होता। बिल अगर पास हो गया है केंद्र सरकार का बिल, तो मैं इस बिल का स्वागत करती हूं, लेकिन जिस तरीके से दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक है, उस वोट बैंक की महिलाओं को भी साथ लेकर सरकार को चलना चाहिए और 50% आरक्षण देना चाहिए। पहला मायना है। दूसरा, राजनीतिक लिहाज से जिस तरीके से उमा भारती को साइडलाइन कर दिया है, अब बीजेपी को बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमाम जो देश भर के नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, या तमाम पुराने नेताओं को बीजेपी महत्व दे रही, लेकिन उमा भारती को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। और उमा भारती जिस तरीके से राजनीतिक मंचों पर अपने बयान दे रही कि उमा भारती ने अभी राजनीति से संन्यास नहीं लिया, आने वाले समय में वो हमेशा राजनीति से ही रहेंगी और अंतिम सांस भी अपनी राजनीति से लेंगी, तो कहा जा सकता है कि उमा भारती एक बार फिर मध्य प्रदेश की यानी कि देश की राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं और अब अपने बयानों के माध्यम से बीजेपी पर ही तंज कसने लगी हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, अब उमा भारती ने तो पहली मांग कर दी कि दलित वोट बैंक और SC/ST वोट बैंक को साथ लिया जाए, क्योंकि तमाम कांग्रेस के उस समय नेता थे, उनने भी उमा भारती का समर्थन किया था, साथ ही लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनका समर्थन किया था। तो इस बात से साबित हो गया कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि 50% आरक्षण अगर नहीं दिया जाता इस बिल में, तो उमा भारती अब खुलकर खुले मंच पर विरोध करते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल, लेकिन चेतन एक चीज थोड़ा ये बताएं, चूंकि चुनाव हम लोग देख रहे हैं कि बहुत नजदीक हैं, सभी रणनीतियां हम लोगों को बड़ी स्पष्ट दिख रही हैं। उमा भारती को भले ही किसी कार्यक्रम में तवज्जो न दी जा रही हो, लेकिन अगर उमा भारती इस तरह से मोर्चा एक खोल देती हैं वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, तो फिर ये किस तरीके से इसको हम लोग देखें? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं कुछ डेंट भी लगा सकता है अगर इस तरह से वो लगातार बयानबाजियां करती रहेंगी, या अगर वो पूरी तरह से विरोध पर उतर आई, तो इसका इंपैक्ट चुनावों पर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, उमा भारती एक समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनका जो लोधी वोट बैंक है, मध्य प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर लोधी वोट बैंक की एक अपनी पकड़ है। उमा भारती के गुट के भी आज कई बड़े नेता हैं जो शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे और वर्तमान में उनका भतीजा भी मंत्री बना है। तो कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड इलाके में उमा भारती का एक बड़ा गढ़ है। बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, इन इलाकों में उमा भारती का एक बड़ी वर्चस्व है और लोधी समाज का वोट बैंक एक अपने आप में उमा भारती की तरफ झुकता है। तो आने वाले समय में अगर उमा भारती इस तरीके के बयान देती है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है, तो आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तमाम जो नेता नाराज चल रहे हैं, बीजेपी उनको तो साधने का प्रयास कर रही है। उमा भारती को एडजस्ट करने की बीजेपी ने कोशिश की, प्रीतम सिंह लोधी को टिकट दिया और राहुल सिंह लोधी को मंत्री बनाया। तो माना जा रहा था कि उमा भारती बीजेपी के साथ अब साथ देने को तैयार है, लेकिन जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा में उमा भारती की पूछ परख नहीं की गई, साथ ही छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसमें उमा भारती को इनविटेशन दिया गया, लेकिन उमा भारती ने जाने से इनकार कर दिया। तो हालांकि अब कहा जा सकता है कि उनके प्रदेश में, जिस प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रही हो, उसी प्रदेश में उनको महत्व नहीं दिया जा रहा हो, जबकि इस ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है, लोधी वोट बैंक यानी कि ओबीसी वोट बैंक का भी एक बड़ा वोट बैंक है, ऐसे समय में उमा भारती को तवज्जो नहीं दी जा रही, तो इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और अब महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार का भी उमा भारती ने विरोध कर दिया, तो आने वाले समय में बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान इन चीजों से हो सकता है। चलिए चेतन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।